जो कि बहुत लंबे समय से सुर्खियों में बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय विषय जिसके अंतर्गत सेंट्रल एशिया के नजदीक स्थित अफगानिस्तान, जिसे हार्ट ऑफ एशिया कहा जाता है, वर्तमान में वो एक सत्ता के परिवर्तन से गुजर रहा है, जहां पर चुनी हुई सरकार को एक समय अमेरिका की नजर में कहा गया आतंकवादी संगठन दैट इज तालिबान हटा रहा है। चुनी हुई सरकार में से चुने हुए जो राष्ट्रपति थे अशरफ गनी, वो देश छोड़कर भाग चुके हैं। पड़ोसी देशों ने उनको अपने यहां आने से इनकार कर दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में देखने लायक यह बनेगा कि अफगानिस्तान संकट में दुनिया के देश अपना स्टैंड क्या लिए हुए हैं। आज के इस सेशन में हम चर्चा कर रहे हैं कि अफगानिस्तान जो कि एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र है, उसे लेकर मुस्लिम राष्ट्र क्या सोचते हैं। क्या सभी मुस्लिम राष्ट्र यही चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर लोकतांत्रिक सरकार चली जाए और तालिबान पूरी तरह सत्तारूढ़ हो जाए? तो आज का सेशन इसी विषय पर चर्चा करने के लिए किया गया है। तो आइए चर्चा करते हैं, एक एक साथी एक एक देश के बारे में सारी बातें आपको बताते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल यानी 15 अगस्त वाले दिन अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबान का पूरी तरह कब्जा हो गया, जिसके चलते वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर के पड़ोसी देश चले गए। सुनने में सबसे पहले आया कि वो ताजिकिस्तान चले गए, बाद में सुनने में आया उज्बेकिस्तान चले गए। अभी जो फिलहाल न्यूज है वो ये है कि ताजिकिस्तान ने उन्हें अपने यहां शरण देने से इनकार कर दिया, फिर वे उज्बेकिस्तान चले गए। अभी किसी को कंफर्म नहीं है कि क्या वो अमेरिका चले तो नहीं गए हैं। इसके बारे में जैसे भी कोई अपडेट होते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे। इसी बीच में एक बड़ा सवाल यह बना कि अफगानिस्तान को देखते हुए तालिबान के शासन को क्या हर कोई राष्ट्र अपना समर्थन दे रहा है। विशेष रूप से क्या सोचते हैं वो इस्लामिक राष्ट्र, जहां पर ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, जो 57 मुस्लिम राष्ट्रों का संगठन है, वो इसके बारे में अपनी क्या राय रखता है। क्या वो तालिबान को पूरी तरह से अफगानिस्तान में देखना चाहता है? क्या सत्ता के हस्तांतरण के दौरान हो रही हिंसा का समर्थन करता है, या वो अमेरिका का अफगानिस्तान छोड़े जाने का समर्थन करता है? आइए एक एक करके सभी के बारे में जानते हैं। अगर हम मैप पर इसे देखें तो आपको पता चलेगा कि अफगानिस्तान जिन देशों के साथ बॉर्डर साझा करता है वो यहां पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अफगानिस्तान के एक ओर अगर हम दिशाओं के हिसाब से बात करें तो दक्षिण पश्चिम में है ईरान, इसके दक्षिण पूर्व में है पाकिस्तान, इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो इसके उत्तर में ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो यही जानना है कि अफगानिस्तान के जो बॉर्डरिंग कंट्री हैं वो उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार रखते हैं। बॉर्डर में हम एक एक करके सबकी बात करेंगे, लेकिन याद रखिएगा भले ही अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री हो, लेकिन उसके संबंधों पर इन गल्फ कंट्रीज का निश्चित ही असर पड़ेगा। और गल्फ कंट्रीज में हम महत्वपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे सऊदी अरब की, यूएई की, बहरेन की, कतर की, इन सब देशों की चर्चा की जाएगी कि ये अफगानिस्तान में तालिबान के बारे में क्या समझते हैं। सबसे पहले एक बात करते हैं और वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन दैट इज ओआईसी। साथियों, ओआईसी मुस्लिम बॉडी है, यानी कि ये मुस्लिम राष्ट्रों का वो संगठन है जिसमें कि 57 मुस्लिम राष्ट्र एकत्रित होकर के मुस्लिमों के हित की बात करते हैं। इस ओआईसी के द्वारा अपने द्वारा एक वक्तव्य दिया गया, उस वक्तव्य में एक लाइन कही गई थी और वो कहा क्या गया था वो आप 5 अगस्त के स्टेटमेंट में देख सकते हैं। अफगानिस्तान की सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा यानी अशरफ गनी सरकार के द्वारा ओआईसी के द्वारा दिए गए बयान का वेलकम किया गया था। अर्थात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन ने तालिबान में हो रहे सत्ता परिवर्तन के समय हो रही हिंसा का विरोध किया था और कहा था कि हम संघर्ष विराम चाहते हैं, हम पूरी तरह शांति चाहते हैं। यह ओआईसी का एज ए यूनाइटेड स्टेटमेंट है, यानी कि 57 देशों का संगठन जिसका मुख्यालय सऊदी अरब के अंदर एक शहर जेद्दा में है। उनका कहना है कि हम इस सत्ता हस्तांतरण को पूरी तरह शांतिपूर्वक चाहते हैं और यहां पर किसी भी प्रकार के अटैक को हम कंडेम करते हैं, यानी कि यहां हो रहे आक्रमणों की हम यहां पर निंदा करते हैं। यह ओआईसी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स अफगानिस्तान के द्वारा 5 अगस्त को शेयर किया गया था, यानी ओआईसी का स्टैंड पहले से क्लियर है।
चलिए तो अब चर्चा करते हैं एक एक देश की कि वो देश क्या कहते हैं जो इसके पड़ोसी हैं, यानी अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्कों की बारी आती है। चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को जान लेना चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर अगर देशों की बात की जाए तो यहां पर सबसे पहली और बुनियादी बात जो आपको पता हो वो ये है कि तालिबान असल में एक सुन्नी संगठन है और मुस्लिमों में जो सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट रहता है वो शिया और सुन्नी का रहता है। यानी कि अगर हम बताएं कि सऊदी अरब और ईरान आपस में एक दूसरे के दुश्मन क्यों हैं, तो इनकी रूट्स में पता चलता है कि एक तरफ शिया हैं, एक तरफ सुन्नी हैं। यह शिया सुन्नी विवाद है। तो बड़ा सवाल यह है कि अफगानिस्तान में आ रहा तालिबान क्या है, तो आंसर है तालिबान एक सुन्नी संगठन है। तो फिर सवाल बनता है कि अफगानिस्तान के दक्षिण पश्चिम में तो ईरान बैठा हुआ है जो कि एक शिया कंट्री है, तो क्या ईरान तालिबान का समर्थन करेगा? बेहतरीन सवाल है। तो इसके बारे में हम आपके सामने इस सेशन के अंदर चर्चा करते हैं। सबसे पहली चर्चा ही हम ईरान से शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं साथियों, जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान के बारे में मैं आपको इंफॉर्म करना चाहूंगा कि वर्ष 1998 की बात है, जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हुआ करता था, तब ईरान के लगभग 6 सदस्यों को, जिसमें कुछ सेना के जवान और जर्नलिस्ट शामिल थे, तालिबान ने मार दिया था। दैट मींस ईरान और तालिबान की जो दुश्मनी है ये बहुत पुरानी है। वर्तमान समय में चूंकि ईरान जो है वो एक शिया कंट्री है और साथ में सुन्नियों का बहुलता तालिबान के अंदर है, तो ऐसी स्थिति में बॉर्डर स्टेट पर कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने के चांसेस हैं और ईरान इस स्थिति पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखे हुए है और शांति स्थापित करने के लिए काबुल में स्थित अपने दूतावास में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए वो तालिबान के संपर्क में है। अगर रूट्स में चले तो हमें यहां से क्लियर होता है कि तालिबान के विषय पर जो ईरान है वो अपने पुराने अनुभवों के साथ आगे बढ़ सकता है और उसने तालिबान से इस समय वार्ता भी की है, यह कहते हुए कि आप हमारे किसी भी प्रकार के व्यक्ति को नुकसान नहीं होने देंगे। यह ईरान का स्टैंड हुआ। चलिए बात करते हैं और पड़ोसी मुल्कों की। पड़ोसी मुल्कों में जब आपने मैप देखा तो अफगानिस्तान के उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान दिखाई देते हैं। साथियों, जहां पर अशरफ गनी के भागकर जाने की सबसे पहली चर्चा आई थी वो था ताजिकिस्तान, लेकिन उसी ताजिकिस्तान ने ऐन मोमेंट पर मना कर दिया उन्हें अपने यहां आने पर, जिससे यह पता चलता है कि ताजिकिस्तान तालिबान से संबंध खराब नहीं करना चाहता। रही बात उज्बेकिस्तान की, तो उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान आपस में इन दिनों मिलकर के चर्चा कर रहे हैं। किस बात की? कि कैसे हम संबंधों को न्यूट्रल रख पाएंगे या किस प्रकार से शांति रख पाएंगे। यानी कि ये दोनों जो देश हैं, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, एक दूसरे से म्यूचुअली स्ट्रेंथ बना के बैठे हुए हैं कि यदि तालिबान ने हमारे साथ कुछ गड़बड़ किया तो हम संयुक्त रूप से मिलकर के उसका सामना करेंगे। बात की जाए तुर्कमेनिस्तान की, जो यहां पर इसके साथ अटैच एक कंट्री है अफगानिस्तान के साथ, तुर्कमेनिस्तान तालिबान के साथ सहायक देश के रूप में खड़ा है। यानी कि तालिबान की जब सत्ता हस्तांतरण यहां हो रहा है, अफगानिस्तान में जब तालिबान सत्ता के रूप में आ रहा है, तब तुर्कमेनिस्तान इनका वेलकम कर रहा है और कहा है जैसे ही आप सत्ता पर काबिज हो जाएं तो हमसे संपर्क करिएगा। यानी तुर्कमेनिस्तान इनकी दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ा रहा है। ईरान की अगर हमने बात करी तो ईरान ने कहा है कि मेरे लोगों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए क्योंकि यह शिया बहुल कंट्री है। ये दोनों देश आपस में एक हो चुके हैं। किस चीज को लेकर के? ये दोनों देश आपस में एक हो चुके हैं कि आगे चलकर के हमें एक साथ निभाना है। अगर कोई भी परिस्थिति बनी तो हम जबरदस्ती तालिबान से पंगा लेना नहीं चाहते। यही कारण है कि इसने तालिबान से भाग करके गए हुए अशरफ गनी को यहां तक रुकने नहीं दिया। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारे देशों की चर्चा करते आते हैं। तो सबसे पहली चर्चा में, मतलब अभी जो हमने उज्बेकिस्तान और इनके बारे में, सेंट्रल एशिया के बारे में आपको बता दिया, फिर सवाल बनता है कि तुर्की, जो कि अपने आप को OIC के विकल्प के रूप में देखता है। अगर आपको ध्यान हो तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन में जब वंस अपॉन ए टाइम कश्मीर का इशू उठाया गया था तो पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए तुर्की उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। तो बड़ा सवाल यह है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन में अभी तक सबसे बड़ा सिक्का सऊदी अरब का चलता है। मैंने अभी तक उसकी चर्चा नहीं की है, थोड़ा दिल थाम के बैठिए कि सऊदी अरब किस तरफ गया है। लेकिन इससे पहले बड़ा सवाल यह है
कि जो नया नेता बनने का प्रयास कर रहा है जिसका नाम है तुर्की, वो किस तरफ जा रहा है। यह जानना बड़ा रुचिकर होगा, यह बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि तुर्की रसप अर्दगन के नेतृत्व में, क्योंकि रसप अर्दगन इस्लाम के प्रवर्तक जाने जा रहे हैं, उन्होंने कुछ रूढ़िवादी कदम अपने तुर्की में उठाए हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया वाले देश उन्हें अपने आप को इस्लाम का मसीहा के रूप में स्वीकार करें। ऐसी स्थिति में जब तुर्की ने यहां पर अफगानिस्तान में अपनी तरफ से हाथ बढ़ाया कि मैं काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रखवाली कर लूंगा, तो जैसे ही उन्होंने ये लाइन बोली कि मैं काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रखवाली कर लूंगा, अर्थात तुर्की अफगानिस्तान में तालिबान की हेल्प करने के लिए आगे आना चाह रहा था, तालिबान ने उसे धमका दिया। तालिबान ने इसलिए धमका दिया क्योंकि तुर्की असल में नाटो का सदस्य है। अब ये नाटो क्या है? असल में यही वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी सेना ने अमेरिका के नेतृत्व में इतने सालों तक तालिबान के खात्मे का प्रयास किया था। अर्थात अगर हम पुरातन काल में चलते हैं तो हमें समझ में आता है कि यहां पर जो पुराना समय रहा उसमें अफगानिस्तान के अंदर हुआ भीषण नुकसान था, जो कि नाटो की सेना के द्वारा किया गया था। अमेरिका के नेतृत्व में उन नाटो की सेना में तुर्की भी एक सदस्य हुआ करता था, आज भी वो नाटो का मेंबर है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब वो ये कहता है कि मैंने नाटो की सेनाओं में अपनी सेना नहीं भेजी थी, इस आधार पर आप मुझे गुड बुक्स में रखिए, बैड बुक्स में मत रखिए। वहीं तालिबान तुर्की को अभी स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन तालिबान का पनाहगार या फिर यह समझिए कि सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय समर्थक जिसका नाम है पाकिस्तान, वो तुर्की के साथ व्यवहार निभाने के लिए तालिबान और तुर्की के मध्यस्थता कर रहा है। वो चाह रहा है कि तालिबान और तुर्की के रिश्ते सामान्य हो जाएं और तुर्की का आगमन तालिबान में हो सके। तो यह था तुर्की का स्टैंड। आगे चलते हैं अन्य देशों के स्टैंड जानने के लिए। तब पाकिस्तान की बारी आती है। तो यह बताने की किसी को आवश्यकता नहीं है कि अफगानिस्तान सरकार ने अंतरराष्ट्रीय विभिन्न मंचों पर बार बार इसी मुद्दे को उठाया और कहा कि पाकिस्तान ही तालिबान का असल मायने में प्रवर्तक रहा है। यह वही तालिबान है जिसके लड़ाकों को प्रशिक्षण या शिक्षा की बात की जाए तो वो वास्तविकता में पाकिस्तान में ही मिली हुई है। तो ऐसी स्थिति में यह बताने की कतई जरूरत नहीं है कि तालिबान जो कि एक सुन्नी समर्थक जगह है, उसे पाकिस्तान का पूर्ण समर्थन प्राप्त है और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान इन दिनों दुनिया के देशों के और तालिबान के बीच में मध्यस्थता करने के लिए पाकिस्तान खड़ा हुआ है। वो एक प्रकार से इनका रखवाला बनकर खड़ा हुआ है कि किसी को अगर तालिबान से बात करनी है तो मेरे माध्यम से करिए, ये एक जरिया बन के खड़ा हुआ है। बढ़ते हैं आगे की तरफ तो चर्चा चलती है कतर की। कतर का क्या स्टैंड है? कतर क्या कहता है? असल में कतर वो जगह है जो कि पर्शियन गल्फ में है बहुत चिन्ना सा, लेकिन है बड़ा पावरफुल राष्ट्र। वो जगह जहां पर आज भी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर निवास कर रहे हैं। वो जगह जिसमें अमेरिका तालिबान और अफगानिस्तान के बीच में मध्यस्थता कराने का प्रयास किया था। बड़ा सवाल बनता है कि वो तालिबान के समर्थन में है अथवा अफगानिस्तान की चुनी हुई सरकार के समर्थन में है। तो आंसर है ये वो देश है जिसने तालिबान को अपने यहां पनाह दी हुई है, तो वो कैसे इसके खिलाफ हो सकता है? यानी ये वो देश है जो कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का समर्थन करता है। तो कतर भी एक प्रभावशाली देश रहा। अब जब तक हम पहुंच चुके हैं तो सबसे महत्वपूर्ण देश की बारी आती है जो कि इन सभी इस्लामिक राष्ट्रों में सबसे बड़ा राष्ट्र माना जाता है, पावरफुल ताकतवर राष्ट्र माना जाता है, जिसके यहां पर जेद्दा के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन का मुख्यालय है। उसका क्या स्टैंड है? यानी सऊदी अरब क्या सोचता है? क्योंकि ईरान का तो हमें समझ में आ गया कि कन्वेंशनली ईरान जो है वो शिया राष्ट्र है, चाहे कितना भी व्यवहार अच्छा कर ले लेकिन शायद ही व्यवहार अच्छे हो पाएंगे। लेकिन फिर सवाल बनता है कि सऊदी अरब क्या सोचता है? तो अब यहां पर भी आप आंसर जान लीजिएगा। वास्तविकता में सऊदी अरब ने यहां पर एकदम मुंह चुप करके रखा हुआ है, मुंह सिलकर रखा हुआ है, कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा है। अब आप पूछेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सऊदी अरब किसी से डर रहा है क्या? जी बिल्कुल नहीं। तो फिर सऊदी अरब बोल क्यों नहीं रहा है? अच्छा सर एक बात बताइए, सऊदी अरब बड़े मियां हैं, छोटे मियां जो हैं वो तो यूएई हैं, तो बड़े मियां और छोटे मियां इन दोनों की क्या जुगलबंदी चल रही है? क्या यूएई भी अपने द्वारा कोई स्टेटमेंट जारी कर रहा है? आंसर है जी नहीं। यूएई भी चुप बैठा हुआ है, सऊदी अरब भी चुप बैठा हुआ है। ये अफगानिस्तान में हो रही किसी भी स्थिति पर कोई बयान नहीं दे रहे हैं।
फिर आप पूछेंगे सर ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, कारण बताइए। देखिए साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पर्शियन गल्फ के कंट्री है ना, ये पूरी तरह से ये जो फारस की खाड़ी के साथ जुड़े हुए देश हैं, इनका पूर्ण रूप से बाहुल्य सुन्नी बाहुल्य है। पहली बात तो ये, दो तीन कारणों में आप इसे समझ सकते हैं। पहली बात तो ये कि ये सुन्नी की बहुतायत वाले राष्ट्र हैं, यानी मुस्लिमों में जो सुन्नी सेक्ट है उसकी बहुतायत वाले हैं। ईरान चूंकि शिया है, तो ये प्रयास कर रहे हैं कि एक बार तालिबान को बेहतरीन तरीके से यहां पर आ जाने दो। क्यों आ जाने दो? क्योंकि तालिबान सुन्नी राष्ट्र बनेगा। जब ये सुन्नी राष्ट्र बनेगा और ये सुन्नी राष्ट्र बनेगा तो ये ईरान एक सैंडविच कंट्री हो जाएगा, इसका सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैसे? अब आप देखिए, नोटिस करिए, एक तरफ आप देखते हैं इन सुन्नी कंट्रीज को, दूसरी तरफ आप ईरान की स्थिति सोचिए कि ये कितनी मतलब जकट परिस्थितियों में फंस चुका है। एक तरफ अफगानिस्तान, एक तरफ पाकिस्तान जो भी सुन्नी है, दूसरी तरफ चलते हैं तो आपको यहां पर दिखाई पड़ता है तुर्की जो भी सुन्नी है। तो एक प्रकार से ईरान का तो हर बॉर्डर अपने आप में चारों तरफ से घिर गया। तो पहली तो चुप्पी का कारण यह है कि भैया बढ़िया कर रहे हो जो कर रहे हो। दूसरा कारण सुनिए, ये कुछ भी अपोजिट में इसलिए भी नहीं बोलना चाहते क्योंकि अफगानिस्तान में जो हो रहा है ये असल में अमेरिका की मर्जी के मुताबिक हो रहा है। यानी अमेरिका चाहता था, अमेरिका क्या चाहता था कि भाई यहां पर सत्ता परिवर्तन हो, क्योंकि अमेरिका खुद यहां से जा रहा है। अल्टीमेटली अमेरिका ही तो तालिबान को देके गया है ना अफगानिस्तान, कि लीजिए भैया चलाइए आप। तो ऐसी स्थिति में जब अमेरिका खुद तालिबान को जगह देकर के गया है तो ये लोग तो अमेरिका के खिलाफ कुछ बोलते ही नहीं है। रीजन ये है कि अगर अमेरिका इनके खिलाफ हो गया, देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि अगर इनका क्या बिगाड़ लिया अमेरिका ने, इनके पास ना तो कोई तेल के भंडार थे, ना ही कोई ऐसी चीज थी जो अफगानिस्तान में नुकसान पहुंचाती। इसके पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं था। देखिए दुनिया में ना सबसे ज्यादा आज के समय पर जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो सकता है वो है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ताकतवर से मतलब यह हुआ जो सबसे ज्यादा अनार्किस्ट हो सकता है, अराजकतावादी हो सकता है, वो राष्ट्र हो सकता है जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जो है वो सब पाने के लिए है, क्योंकि ना कोई तेल का कुआं है यहां पर, ना कोई मिनरल्स है यहां पर, केवल मिलती भी है तो हेरोइन मिलती है, और उस हेरोइन का भी ये अवैध व्यापार करते हैं। तो कहने का मतलब यहां अमेरिका को पाने के लिए कुछ भी नहीं था, केवल एक ईगो का इशू था जिसे वो त्याग चुका है। उसको कहा कि तुम संभालो। लेकिन आप दूसरी तरफ चलिए, अगर इन देशों के साथ अमेरिका की दुश्मनी हो गई तो इनके पास तो खोने के लिए बहुत कुछ है। इतने तेल के भंडार, अगर अमेरिका इनसे कुछ भी ना कहे और भारत से यह कह दे कि सऊदी अरब से तेल परचेज नहीं करोगे, यूएई से तेल परचेज नहीं करोगे, जैसे अमेरिका ने कहा भी था, ईरान से तेल परचेज नहीं करोगे, इंडिया ने नहीं किया, तो इनका बहुत नुकसान हो सकता है। आपको कुछ उदाहरण देता हूं ताकि आप इस बात को बेहतरीन तरीके से समझ पाएं। आप इंडिया के ना पूर्व में चलिए, पूर्व में ज्यादा दूर मत चलिए, चीन क्रॉस करिए, कोरियन पेनिनसुला पर पहुंचिए। याद करिए यहां पर एक रहता है, याद आ रहा है, किम जोंग उन कोरिया वाले। ये किम जोंग उनका नॉर्थ कोरिया है जहां पर खाने के लिए पूर्ण रूप से भोजन नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को सहायता दिलवाने के लिए बुला लिया। डोनाल्ड ट्रंप खुद आए मिलने कि भाई समझौता कर लो यार, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तुम जब चाहोगे मिसाइल दाग दोगे। ये पूरे टाइम बर्थडे भी मनाता है तो मिसाइल दाग के मनाता है। कहने का अर्थ यह है कि यह भी वो राष्ट्र है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे राष्ट्र हमेशा सबके लिए सरदर्द होते हैं। सरदर्दी में एक सरदर्द पश्चिम में बन गया, एक पूर्व में बन गया। अमेरिका के लिए ये दोनों ही राष्ट्र नासूर रहे। डोनाल्ड ट्रंप इनसे भी बातचीत करने आए थे, इनसे भी बातचीत करने आए थे। नॉर्थ कोरिया तो विश्वास ही नहीं करता है किसी पर, तो ये किसी के साथ व्यवहार नहीं निभाया। तालिबान ने कर भी लिया और पा भी गया। तो अल्टीमेटली सऊदी अरब का चुप रहना अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार का व्यापारिक मतभेद ना लेने जैसा है, और अमेरिका जो सऊदी अरब करेगा वही काम यूएई करेगा। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों की भी सोच एक ही जैसी है। तो अफगानिस्तान के विषय पर अब हमने लगभग सभी देशों की चर्चा कर ली। दुनिया का जो सबसे बड़ा संगठन है इस्लामिक राष्ट्रों का, दैट इज ओआईसी, उसने क्या कहा वो मैंने आपको बता दिया। ओआईसी ने कहा कि भैया शांति से सारी कार्य करते जाइए, कोई भी अटैक नहीं होना चाहिए, सीज फायर का हम समर्थन करते हैं। अन्य पड़ोसी में ईरान की स्थिति, सऊदी अरब, यूएई, ऊपर तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की, यही वो प्रमुख राष्ट्र हैं जो कि मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग कंट्री कहलाते हैं मुस्लिम वर्ल्ड में। तो आपने लगभग सभी का मत समझ लिया। अगर पूरी बातों का सार देखा जाए तो कंक्लूजन यह निकल के आता है कि असल में
अफगानिस्तान में हो रहे इस बदलाव का कोई भी देश विरोध नहीं कर रहा है, चाहे उसके समर्थन में हो या फिर उसके अपोजिशन में, लेकिन विरोध कोई नहीं कर रहा है। आइदर वो चुप है या फिर वो उसका खुलकर समर्थन कर रहा है। यह है संपूर्ण विश्लेषण इस बात का। उम्मीद है आप लोगों को यह बात बेहतरीन तरीके से अब तक समझ में आ गई होगी। अगर मैं कुछ तथ्यात्मक जानकारियां और दूं, आज के अपडेट और दूं, तो तालिबान के अंदर इस समय के नजारे इस प्रकार के देखे जा रहे हैं। साथियों, अफगानिस्तान के वर्तमान में जो एयरपोर्ट है, काबुल जो उसकी राजधानी है, वहां एयरपोर्ट पर नजारे इस प्रकार के दिख रहे हैं। लोग हवाई जहाज में सीढ़ियां कूद कूद कर चढ़ रहे हैं, यानी अफगानिस्तान से लोग भागने की जो भी संभव प्रयास हैं उनमें लगे हुए हैं। आप इस स्थिति को देख करके इस भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं। यह हवाई जहाज खड़ा है, ये इसकी सीढ़ियां हैं और लोग जहां से मौका मिल रहा है वहां से घुसने का प्रयास कर रहे हैं। यह अफगानिस्तान की वर्तमान स्थितियां हैं। लोग अपने सामान लेकर फरार हो रहे हैं। यहां पर जब अभी सुबह तक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का नाम चल रहा था, लेकिन अब यहां पर एक नाम और चलने लगा है, और वो क्या है कि अफगानिस्तान में सत्ता किसकी आ सकती है, तो नाम लिया जा रहा है अखुंजादा। असल में 4 बड़े नाम हैं, उनमें से अब्दुल गनी बरादर और अखुंजादा ये 2 सबसे बड़े नाम हैं। या तो बरादर जो है वो राष्ट्रपति बनेंगे अफगानिस्तान के अंदर, या फिर ये अखुंजादा। वर्तमान में अखुंजादा का नाम भी चल रहा है। अफगानिस्तान बोलता है कि हमने इन्हें घोषित कर दिया। देखिए, ये सारी मीडिया रिपोर्ट्स हैं। तालिबान का कोई स्पेशल प्रवक्ता तो होता नहीं है जिससे फोन करके पूछ लिया जाए या उसको फोन पे विश कर दिया जाए कि बधाई हो। इनका जो कहना है वो सुनना पड़ता है। मीडिया रिपोर्ट्स में अभी जो नाम चल रहा है वो अखुंजादा का चल रहा है कि ये यहां के तालिबान के चीफ कमांडर हैं और यही राष्ट्रपति बनेंगे। ये शरिया अदालत के चीफ जस्टिस रह चुके हैं और ये सारे काम के लिए जाने जाते हैं। तो ये सारे के सारे लोग हैं। इसके अलावा जो बाकी 3 लोग हैं जिनके बारे में सुनने में आ रहा है कि अखुंजादा जो हैं ये तो सबसे प्रमुख व्यक्ति बनने वाले हैं, इसके अलावा 3 डिप्टी और बन रहे हैं इनके। वो कौन कौन है? मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जिनका नाम कल तक ट्रेंड कर रहा था कि ये राष्ट्रपति बनेंगे। उसके अलावा मुल्ला महमूद याकूब, और तीसरे हैं सिराजुद्दीन हक्कानी। साथियों, ये चारों की चारों वो लोग हैं जो कि कभी अमेरिका के कट्टर दुश्मन रह चुके हैं। इवन ये जो हक्कानी को आप देख रहे हैं, ये वही हक्कानी नेटवर्क है जिसने वंस अपॉन ए टाइम क्या, मतलब आप लोगों ने बहुत से पुरानी फोटोज देखी होंगी जिसमें विदेशियों का अपहरण करके गोली मारने की या तो आईसिस के वीडियो आते थे या हक्कानी नेटवर्क के आते थे। ये वो हक्कानी नेटवर्क है जिसे खत्म करने का अमेरिका ने खूब प्रयास किया। आज ये यहां की टॉप पोजीशन पर है। दूसरा है मुल्ला अब्दुल याकूब, जो कि तालिबान के फाउंडर जो हैं मुल्ला उमर का बेटा है, तो इसका नाम सेकंड लार्जेस्ट नाम पर चल रहा है। और अब्दुल गनी बरादर जो हैं वो पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समझिए तालिबान के विदेश मंत्री बैठे हुए हैं बन करके, यूं समझिए। तो वर्तमान में साथियों मुल्ला अब्दुल्ला अखुंजादा का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। संभव है कि ये यहां पर अपने कार्य को चलाने के लिए एक लीडरशिप काउंसिल का निर्माण करेंगे, एक प्रॉपर कमीशन का निर्माण होगा जो कि तालिबान की कैबिनेट की तरह कार्य करेगी। इसमें गवर्नर और कमांडर जैसे लोगों को भी शामिल किया जाएगा। तालिबान में जगह जगह पर इस प्रकार के लोगों के पलायन के दृश्य देखे जा रहे हैं। यहां पर विरोधियों के साथ में दमन